Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या आप सभी को. राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम. कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे. आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की शाम को, जहां पर हम आपका जो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का पेपर है उसके बारे में डिटेल हो जाएंगे. दूसरा पेपर आपका है 50 नंबर के पेपर में, काफ़ी बढ़िया रहता है. स्कोरिंग हमारे नंबर इसी से बनते हैं. तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की. प्लेलिस्ट आपकी बनी है, आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा. आपके पोल के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डेली दे रही हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर किया करिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, बहुत सारी संबंधित जो एग्ज़ाम आपके आगे आने वाले होंगे उनसे संबंधित बुक्स है, तो आप ले सकते हैं ज़रूर. आप सभी को जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या वीडियो पूरा देखिए. और एक एक बच्चा जो भी क्लास लाइव ले रहा है, वो बाद में भी बहुत सारे जो स्टूडेंट आके लेते हैं, वो अपना एक कमेंट बॉक्स ज़रूर, चाहे वो गुड इवनिंग का ही, वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक प्रेजेंट होती है कि हाँ हम प्रेजेंट है, वो चीज़ हो जाती है. तो वो ज़रूर क्या करिए, ताकि ये रहे कि हाँ आप एटलीस्ट बाद में आके वो चीज़ देख रहे हैं. तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है. तो छोटे छोटे सपोर्ट जो है आपकी इस जर्नी को करने के लिए भी, आपके 6 महीने हैं हर चीज़ को करवाने में, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल पड़ेगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की. कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा. ये सारे टॉपिक्स मैंने उस दिन की लाइव क्लास में आपको करवाया था, सब कुछ बताया था. आज मैं इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम कन्वे करेंगे. तो यहाँ पर हमें आज का जो टॉपिक है जिसको डिस्कस करके पढ़ना है वो है शैक्षिक प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं. इनकी विशेषताएं क्या है, प्रश्न क्या बनेगा कि शैक्षिक प्रबंधन की कोई 2 विशेषताएं, कोई 3 विशेषताएं लिखिए. तो इसमें आपको अपने हिसाब से कुछ चीज़ें लिखनी होंगी, तो मैं यहाँ पर आपसे वही डिस्कस करने चल रही हूँ. तो अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं, तो पहली विशेषता की बात जो यहाँ पर नियोजन प्रबंधन से है वो ये है कि शैक्षिक प्रबंधन की सबसे पहली और मुख्य विशेषता जो है वो नियोजित से है. इसमें क्या चीज़ें आती हैं, इसमें सारी प्रबंधन व्यवस्था पूर्ण नियोजित होती है. जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी अरेंजमेंट पहले से प्री प्लान होती है, और सारे कार्य जो है वो क्रमबद्ध तरीके से पहले से फिक्स्ड होते हैं, फिर हम उसी पे चलते हैं और हर कार्य को ढंग से करते हैं. तो नियोजन का मतलब ही होता है प्लानिंग. नियोजन का मतलब क्या है, प्लानिंग. आप चीज़ों को अरेंज करो, फिर प्लानिंग करो कि हाउ टू डू, आप कैसे वन बाय स्टेप उस चीज़ों को फॉलोअप करते हुए काम को करा लेंगे. तो पहला पॉइंट आपको नियोजन प्रबंधन ध्यान रखना है. दूसरा वह है समन्वित दृष्टिकोण. समन्वित दृष्टिकोण शैक्षिक प्रबंधन की दूसरी विशेष महानता या विशेषता की बात करेंगे वो है समन्वित दृष्टिकोण. आपका जो एक विज़न है वो चीज़ अन्य प्रबंधन के अगर कंपैरिजन में हम देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस प्रबंधन में सारी व्यवस्था मानवीय होती है. क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई प्लानिंग है और जिसमें ह्यूमन रिसोर्स का, मनुष्य का, ठीक है, हाथों से करना या ह्यूमन एक्टिविटी का ज़्यादा इन्वॉल्व रहे उसमें, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं इन कंपैरिजन टू एआई, इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉनिक टूल्स एंड इन कंपैरिजन टू सब अदर सिस्टम या मशीन या इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह. इसमें छात्र छात्राएं, शिक्षक आदि से व्यवस्थित एक व्यवस्थाएं होती हैं. सबसे संबंधित चीज़ों को इंटर रिलेट करके समझा जाता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हर चीज़ को पर्पसफुल बनाया जाता है. और इसीलिए शैक्षिक प्रबंधन तभी अच्छा हो सकता है जब पूर्णतः मानवीय संसाधनों पर आधारित. हम कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन ही कोई भी मैनेजमेंट है, अगर उसमें ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन एक्टिविटी का इन्वॉल्वेशन नहीं है तो वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं है, उसमें वो टचअप नहीं आएगा, वो रियलिटी नहीं लगेगी. तो यहाँ पर जब हम शिक्षा से संबंधित कोई प्रबंध कर रहे हैं, बच्चों को सिखाने से प्रबंध कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो हमें डेफिनेटली है कि ध्यान रखनी होगी. शिक्षण संस्थानों की प्रगति और इन मानवीय समन्वित दृष्टिकोण पर निर्भर करती है. सारे संस्थान पर ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और इसके द्वारा जब हम शिक्षा को देते हैं तो हमारा उद्देश्य जो भली भांति संभव होता है, पूरा होता है. तो ये 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हैं. ठीक है, चलिए आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्लियरेंस देखते हैं. तो 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, तो आप इसमें से पूरा मत लिखिएगा, क्या पूरा लिखिए. इसमें से थोड़ी थोड़ी बातें जो हैं, अगर आप बनाकर कुछ और लिख पा रहे हैं तो वो भी नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो इसमें से आप आधा भी लिख देंगे तब भी इनफ है आपके एग्जाम में आपको नंबर लेने के लिए. तीसरा पॉइंट थर्ड है अमूर्त. अमूर्त मतलब जो हमारे सामने नहीं, हमारे दिमाग में है. शैक्षिक प्रबंधन अमूर्त भी माना जाता है. ये जो एक अरेंजमेंट है ये आपकी अमूर्त भी मानी जाती है. क्यों? इसका कारण ये है कि शैक्षिक प्रबंधन में हमारे कार्यों की सफलता का ज्ञान बहुत समय बाद लगता है. ये इनका जो एक रिजल्ट है ना, वो हमें सक्सेस का जो समय है वो बहुत समय बाद लगता है, हम इनके बारे में जानना समझना. अन्य प्रबंधन तो सफलता का पता कुछ समय बाद लगा. क्योंकि देखो, हमारे सामने कोई मशीन है, मशीन में हमने कोई चीज़ डाली या कोई प्रोडक्ट डाला, उसका कुछ रिजल्ट निकला, तो वो तुरंत 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3-4 मिनट बाद निकल गया. लेकिन जो चीज़ें अमूर्त हैं उसको हम अभी सोच ही रहे हैं, हमारे मन में है, काल्पनिक है,
हमारे मन के गति के हिसाब से चल रही है तो उसका एग्जीक्यूशन होकर रिजल्ट निकलने में वक्त लगेगा। तो यहाँ पर अमूर्त भी एक चीज़ें हैं और ये अमूर्त ज़रूरी है। अमूर्त ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको यूपी टेट का एग्ज़ाम, देखिए उम्मीद है, एक उम्मीद ही किरण है जो एक जिंदा रखती है हम लोगों को कि यूपी टेट का एग्ज़ाम है, कुछ चुनाव है, तो उम्मीद है कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी ना निकले तो कुछ तो निकले, तो उसके पहले यूपी टेट ज़रूर होगा। तो यूपी टेट का जो 150 का नंबर का गेम है उसको समझो, सिलेबस समझो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझो, क्वेश्चन समझो, तो दिमाग में प्लान करोगे ना कि हम इतने दिन में इतना कवर करेंगे, इतने दिन, तो ये प्लानिंग है आपकी। तो ये अमूर्त जो पढ़ाई लिखाई इसके क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले से सोचते हैं कि था पहले ये करेंगे इसके बाद ये करेंगे, तो अमूर्त का होना ज़रूरी है। तो वैसे स्कूल मैनेजमेंट वाले भी सोचते हैं, हर साल जब जुलाई आती तो अप्रैल में सोचते हैं कि इस साल बच्चों को कुछ नया देना है, इस साल स्कूल की रेपुटेशन को कुछ नया करना है, कुछ एडवर्टाइजमेंट नए करने, कुछ नया इन्वॉल्व करना है, कुछ इंगेजमेंट बढ़ानी है लोगों की। तो वो चीज़ें करते हैं कि नहीं करते? हर एक जो शॉपकीपर होता है वो भी सोचता है कि अब की बार कस्टमर को मैंने कुछ और तरीके से डील करना है, कस्टमर को कुछ और मुहैया कराना है, कस्टमर को कुछ और लाभ देना है, कुछ और ऑफर्स निकालना है। तो हर फील्ड का जो एक बंदा है ना, वो अपने को अच्छा, सुपर और बेस्ट मार्केट में रहने लायक कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो स्कूल मैनेजमेंट जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो भी कुछ हैं, सब कुछ ये फॉलो अप करते हैं। आगे बढ़िए। 4th पॉइंट उद्देश्यपूर्ण कह रहा है कि सभी जितने भी प्रबंधन है उनकी विशेषता में एक बात ऑब्जेक्ट की और होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है वो एकदम होना, ऑब्जेक्ट फुल हो आपका थॉट। शैक्षिक प्रबंधन को यह विशेषता है कि उद्देश्यपूर्ण, इनकी एक विशेषता ये है कि ये उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। इसमें क्या है कि उद्देश्य की प्राप्ति ही शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य, जो उद्देश्य का ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो रहा है वो मिलना ही आपका बहुत अच्छा उद्देश्य है। इसके लिए आवश्यक है कि आप जो है जितनी भी चीज़ों से जुड़ी हैं, जो अधिकारी हैं, विभाग हैं, जो कुछ भी हैं, उनका आप मतलब सारा चीज़ का स्पष्ट ज्ञान सबके पास हो और सबको ये बात पता हो कि अगर कोई कार्य हो रहा है, कोई मैनेजमेंट, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई चीज़ें हो रही तो उसका वो क्यों हो रहा है। वो जैसे स्कूल में कोई प्रोजेक्ट होता है, स्कूल में बहुत सारी स्कीम्स या प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में इंटर्नशिप वगैरह चलती रहती है, तो उसके पीछे का पर्पसफुल पता होता है कि हाँ ये चीज़ इसलिए हो रही तो ये इसका ये इवेंट है या ऐसा कुछ मैनेजमेंट हो रहा है। तो वो जब हम पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं तो ये आपका थॉट पहले से टीचर बच्चों सबको धीरे धीरे करके क्लियर होना चाहिए ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। उद्देश्य नहीं है तो फिर करना व्यर्थ है। 5th है व्यवसाय के रूप में। अगर हम बिजनेस के रूप में देखें तो शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता व्यवसाय के रूप में भी है। इससे ये तात्पर्य है कि शैक्षिक प्रबंधन में यह महसूस किया जा सकता है कि कुशल प्रबंधन एक सही मैनेजमेंट हो। आज शैक्षिक क्षेत्र बहुत विस्तृत और बड़ा जटिल होता है, धीरे धीरे उसमें नए बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे, पहले 2, 4, 5, अब 10, 15, 20, 50, 100 करते करते बहुत हो गए हैं। इसीलिए शैक्षिक प्रबंधन भी एक व्यवसाय के रूप में प्रतिष्ठित होता है और इससे व्यावसायिक योग्यता और शैक्षिक ज्ञान दोनों ही आवश्यकता महसूस की जा सकती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे स्कूल चलता है तो स्कूल भी एक बिजनेस है, ठीक है, क्योंकि टीचर हैं 10-15 एक प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, एचआर और भी तमाम लोग, फिर टीचर्स, फिर ढेर सारे, तो वो भी एक बिजनेस है ना, लोग कमा खा रहे हैं, उससे ज़िंदगी चल रही है, काम अच्छे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेस खुल रही हैं। तो पढ़ाई का एक ज़रिया है, पढ़ाई के उसमें आता है, लेकिन वो भी एक बिज़नेस में ही आता है, ठीक है। तो वो चीज़ें इनके लिए भी काफ़ी अच्छी हैं, वो भी अपने स्तर से सोचते हैं, अपने लेवल से सोचते हैं। नेक्स्ट है कला एवं विज्ञान। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता में ये भी बहुत अच्छा है, आर्ट और साइंस को भी ऐड अप करो। कला इसलिए है क्योंकि इसे ठीक प्रकार से प्रस्तुत करना होता है। जी हाँ, कला वही है जिसको हम एकदम सामने अच्छे से मतलब अच्छे से प्रकट कर पाएँ और उसका एक अच्छा और मानवीय संबंधों पर आधारित होने भी एक कला है। और ह्यूमन रिसोर्स आर्ट है तो ह्यूमन का इन्वॉल्व होना तो ज़रूरी है, स्वाभाविक ही है। तो ये कह सकते हैं कि इसको अगर हम जो कला और साइंस का नाम दे रहे हैं, विज्ञान हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रबंधन में वैज्ञानिक का होना तो ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ पहले तो हमको पूरा अनुमान लगाना पड़ता है, परीक्षण करना पड़ता है, कुछ रिसर्च करने पड़ते हैं क्योंकि हम कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, अच्छा कुछ इसका निगेटिव पड़ेगा तो कैसे उसको टैकल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर हैं। तो टोटली आप ये सोच रहे होंगे अच्छा और भी पॉइंट्स है, कितने पॉइंट है टोटल? ओह माय गॉड, इस 12 पॉइंट। अच्छा आइए फटाफट कर लेते, क्योंकि मैं जब नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर रही थी ना, तो मेरा ये टारगेट था कि मैं बातें इस बार आपको जितनी है वो पॉइंट आउट करके बता दूँ, उसमें से आप 3, 4, 5, कोई बच्चे को कुछ अच्छा लगे वो ले ले, कोई बच्चे को कुछ पॉइंट अच्छे लगे वो ले ले, ताकि आप अलग अलग तरीके से सब लोग अच्छे से लिख पाओ और जो ईजी हो वो उसमें से ले लो। अब यहाँ पर सहयोग की भावना ये है, ये प्रबंधन का ही एक अच्छा भाग है,
क्योंकि सहयोग की भावना प्रबंधन के सभी व्यक्तियों के निजी हितों के ऊपर होती है। जी हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम एक ग्रुप में काम करते हैं तो हम ना पहले तो प्रोफेशनल तरीके से रहते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जो है या अरे यार थोड़ा सा हेल्प कर दो यार, ये देख लो वो देख लो, तो वो यारी में बदल जाता है। ठीक है, अगर सीनियर्स ना हो, जहाँ पे सर वगैरह मैडम ना बोलना हो, फिर वो यारी में आ ही जाता है। तो सहयोग की भावना ये प्रबंधन के लिए काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि प्रबंधन अरेंजमेंट कोई एक इंसान 24 घंटे नहीं देख सकता है, कोई ना कोई हर स्टेप पे होना चाहिए। तो ये हर चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा और फिर काम भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि एकता में बल होता है। नेक्स्ट सामूहिकता है, ग्रुप में हो रहा है। ये विशेषता के तौर पर जैसे प्रधानाध्यापक भी इन्वॉल्व हैं। अब कोई स्कूल में इवेंट हो रहा है या कोई एग्जीबिशन लग रहा है तो प्रिंसिपल्स को तो पता होगा, जो मैनेजमेंट होंगे उनको पता होगा, टीचर जो होंगे उनको पता होगा, जो पेरेंट्स होंगे उनको पता होगा, उसमें बच्चे भी शामिल होंगे और भी बहुत सारे सीनियर जूनियर सब शामिल होंगे। तो सहयोग की भावना से वो इवेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये विद्यालय के लिए भी काफ़ी अच्छा है, विद्यालय परिषद के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और फिर पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है कि वो भी जाते हैं, टीचर से मिलते हैं, उनके बच्चों के दोस्तों से मिलते हैं कि आपका बच्चा कैसे दोस्तों के साथ उठ बैठ रहा है। तो ये भी मैनेजमेंट सामूहिकता का जो है काफ़ी बढ़िया होता है। आगे बढ़िए, फिर है अनवरत प्रक्रिया। शैक्षिक प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण की बात ये है कि ये कॉन्टिन्यूस बेसिस से चल रही है, हर मंथ कुछ ना कुछ हो रहा है। इस योजना में योजना बनाओ, फिर उसको निर्णय करो, फिर उसका कलेक्शन करो, फिर निर्देशन दो, समन्वय करो। तो ये निरंतर कुछ ना कुछ प्रॉपर प्रोसेस चलता ही, कहीं ब्रेक नहीं लग रहा है। तो ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करते हैं तो प्रबंधन के अन्य प्रबंधन की तरह ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक तरीके से निर्णय लो, सोचो, सभी धारणाओं से दूर रहकर कार्य करने का भी प्रयास करो, क्योंकि साइंस जो है ना वो प्रूफ मांगने लगता है। तो हमें कहीं ना कहीं जब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो साइंटिफिक उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा होगा बुरा होगा, उन सब चीज़ों को समय के अनुसार देख लेना चाहिए। आगे बढ़िए, सभी स्तरों का प्रबंधन हर एक स्तर पर करो, हर एक स्तर के प्रबंधक उपप्रबंधक दोनों पारी में चलने वाले विद्यालय मतलब जिला शिक्षा अधिकारी अधिकारी जितने भी हैं, सहायक निर्देशक उप निर्देशक जितने भी लोग हैं, सभी के हिसाब से प्रबंधन करो, सबको इन्वॉल्व करो, सबको इन्वाइट करो और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन करो। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ने हैं, मतलब सारे पॉइंट्स याद नहीं रखने, कुछ ही याद रखने, मुझे पढ़ाना है आपको तो मैं बता दे रही हूँ। नेक्स्ट आइए, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, और जो संसाधन उपलब्ध हों उनको ही अधिकतम उपयोग किया जाए। आज हमारे पास देख सकते हैं कि विद्यालय में बहुत सारे सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं। यही कारण है कि नई दिशा में ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आपने डीएड सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, क्यों कार्यक्रम क्यों लाया गया, गवर्नमेंट क्यों ले आई, ताकि हर चीज़ हो सके। तो इस वजह से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन कह सकते हैं इसमें यही प्रयास किया गया कि सभी विद्यालय में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे इसके लिए शैक्षिक प्रबंधन की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हमारे विद्यालय में जो भी न्यूनतम साधन उपलब्ध है उन साधनों के आधार पर ही सब कुछ अच्छे से बताया जाए और उनके बेस पे ही हर चीज़ करवाने का पूर्ण प्रयास किया जाए। ठीक है, तो ये विशेषताएं थी जो आपकी शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित 12 पॉइंट मैंने आपको बताया। क्लास समझ में आई पूरी तरीके से? होपफुली समझ में आई होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे हमें बात करनी है फिर से, वो है शैक्षिक प्रबंधन में मुख्य काम क्या है। तो पहला, योजना। ठीक है, कह सकते हैं कि सबसे पहला और मेन वर्क यही है। प्रबंधन की सफलता बहुत कुछ योजना पर ही निर्भर करता है, प्लानिंग पे डिपेंडेंट होता है। योजना के अंतर्गत पहले हम निश्चय कर लेते हैं कि कौन कौन से कार्य करते हैं या क्या करना है। ठीक है, किस प्रकार करना है, कब करना है और किसको किसको कौन कौन से कार्य देने हैं। तो ये सब हमारी प्लानिंग योजना के अंतर्गत ही आता है। आगे देखिए, संगठन में शैक्षिक प्रबंधन में दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका है। योजना बनाने के बाद संगठन से संबंधित कार्य करने होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनके ध्यान में रखते हुए कर्मचारी के मध्य कार्य का विभाजन करना, सहयोग, समन्वय, सामंजस्य करना, एकीकरण करना, सबको बताना, समझाना, काम को बार बार करवाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आगे बढ़िए, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। अब आप चाहे कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको जो है हर चीज़ को ध्यान रखना होगा, निरीक्षण करना, परीक्षण देना, अनुशासन, सबको ध्यान रखना। या एम्प्लॉय का हायरमेंट हो रहा है, हायर किया जा रहा है, तो ध्यान रखना होगा ना कि क्या पूछना है, कौन पूछेगा, कैसे कैसे छटेंगे, कैसे क्या टेस्ट के हिसाब से लेंगे, बहुत कुछ सोचते हैं।
तो वो सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। निर्देश देना शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, काफ़ी जुड़ा हुआ, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आवश्यकता निर्देशन देना पड़ता है कर्मचारियों को, आवश्यक जो जो नेसेसरी है वो बताना पड़ता है, और कर्मचारी का समय समय निरीक्षण करना, आवश्यकता के अनुसार परामर्श भी देना। निर्देशन में क्या होता है कि हम अकाल्पिक पाठ्यक्रम द्वारा उनको जो है मतलब पाठ्यक्रम सिलेबस को क्या बताना, हम उनको ओरली भी समझा देते हैं, या माइक्रो टीचिंग जो आपने पढ़ी थी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में, कहीं ना कहीं हम उनका यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये निर्देशन देने की जो प्रक्रिया है ना, ये बड़े स्तर पर ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि प्राथमिक के बच्चों को उतना वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, उनके सर के ऊपर से निकल जाएगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय करना। एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें शिक्षा से जुड़े विभिन्न कर्मचारी का परस्पर सहयोग, एकता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए समन्वय बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलिए। 5 पॉइंट हो गए। प्रतिवेदन तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य, ये भी इसमें सम्मिलित है। शैक्षिक प्रबंधन में ही नहीं बल्कि सभी प्रबंधन में यह कार्यों का आपको सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, असफलता के संबंधित सारी रचनाएं इसमें शामिल। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं प्रतिवेदन तैयार करोगे तो फिर वो दिक्कत होगी। प्रतिवेदन में भावी कार्यक्रम संबंधित बातें भी इसमें होती हैं, हर एक पॉइंट लिखा होता है, और प्रतिवेदन की तरह मूल्यांकन भी बड़े अच्छे तरीके से कर लिया जाता है। तो प्रतिवेदन तैयार करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे लेखा जोखा भी पूरा रहता है, अप एंड डाउन्स की बातें उसमें लिखी रहती हैं, तो वो एक चार्ट उसमें पूरा रहता है कि हमारा जो एक लेवल ऑफ ग्रोथ होता है वो कहाँ तक जा रहा है, वो समझ में आता है, हमें कितना आउटकम्स मिल रहा है वो समझ में आता है। बजट तैयार करना, कोई भी कार्य बिना बजट के तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, कहीं का भी कोई कार्य हो, आपको कितना खर्चा लग रहा है, कितनी लागत लग रही है, कितने लोग की इन्वेस्टमेंट इसमें है, हमें इसमें से कितने लोग को पार्टीशन करके देना है, कौन शेयर होल्डिंग्स है, चाहे वो स्कूल का हो, किसी और फर्म्स का हो, कंपनी का हो, कहीं का भी हो, सबको बजट तैयार करना पड़ता है। और बजट का एनालिसिस भी हर हफ्ते वीकली होता है कि कितना काम किया, क्या हुआ, रिजल्ट कितना निकल रहा है, आउटकम से आ रहा है, प्रॉफिट है, मार्केट में खड़े होने लायक है, नहीं है, हर फील्ड में सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आ रहा होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी आप सभी को। तो अब यहाँ पर मैंने आज अभी तक आपको 2 पॉइंट बताए, एक आपको कार्य बताया और एक आपको मैंने आपको क्या बताया, विशेषताओं से ही अवगत कराया। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स इसमें है, कई सारे मैंने लिए ताकि हर बच्चा अपने तरीके से कर ले। चलो आगे आओ, अब बात करते हैं कुछ सिद्धांत की। इसमें शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत भी हैं, तो आपसे लिखने को आ सकता है क्वेश्चन में कि कोई 2 से या 3 सिद्धांत बताइए। तो पहला है कि श्रम विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत की मान्यता ये है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के नहीं है, मतलब भी शारीरिक मानसिक दृष्टिकोण से अमुक कार्य को करने के योग्य हो या कार्य को मतलब करने लायक है या नहीं है, तो उसी हिसाब से देखना। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक ग्रुप है उसमें विकलांग बच्चा भी ले लिया गया है, लेकिन उसको मेंटली बहुत तेज़ है, विकलांग है, तो क्या हुआ, तो उसकी मेंटल पावर को यूज़ करके जब आपका काम हो रहा है तो आप उसको ज़रूर ग्रुप में डालोगे ना। तो ये देखना पड़ता है कि श्रम विभाजन हम कि कौन कितना अपना एफर्ट देके काम को अच्छे से करवा सकता है, तो हम उस तरह से काम को भी बांट देते हैं, जो जिस चीज़ में अच्छा होता है काम उसको सौंपा जाता है ना, इस तरीके से। अधिकार और दायित्व का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी सागामी होती है, रिलेटेड होती है। यदि किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा गया और आवश्यक अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं, तो यदि कोई व्यक्ति अधिकार संपन्न हो तो उसे दायित्व भी समझना चाहिए। मतलब ये है कि अधिकार तो अच्छा लगता है कि मुझे ये अधिकार दिया गया, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उस जगह पे पहुंच के समझो। अब प्रिंसिपल तो बन गए हो आप कॉलेज के, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता, आप बैठ के बच्चों के साथ जो है वो खेल रहे हो, इस तरह कर रहे हो, मिट्टी में खेल रहे हो, बैठे हो, अपने प्रिंसिपल की गरिमा होती है। तो इसी तरीके से अब जो मैनेजमेंट हो रहा है, ग्रुप बट रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिकार के साथ ही कि उसको निभाओ, उसको पूरा करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उद्देश्य के सिद्धांत, उद्देश्यों का सिद्धांत क्या है, संपूर्ण संस्था और प्रत्येक भाग के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। संगठन को प्रत्येक उनके उद्देश्य की पूर्ति की जानी चाहिए, जो भी चीज़ें हैं या चाहिए उसको ध्यान में रखो। यह सिद्धांत ये बताता है कि संगठन का प्रत्येक भाग संबंधित उपक्रम से उद्देश्य के प्रतिबिंब का होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपका जो एक इमेजिनरी ख्वाब है ना, वो आपके दिमाग में प्रतिबिंबित होना चाहिए, ताकि आप उस काम को एक एक उपक्रम के साथ, मतलब एक एक सब स्टेप के साथ उसको फॉलो करो और काम को करो। मैनेजमेंट करवा के कोई काम करवा ले जाना इतना आसान नहीं होता जितना वो हमें बाहर से दिखता है। तो जब पढ़ाई लिखाई संबंधित कोई है तो उसमें हमें और ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें विभिन्न विभिन्न कैटेगरी के बच्चे विभिन्न विभिन्न एरिया से आते हैं, तो हमें सबको साथ में लेकर चलना है। नियोजन का सिद्धांत, फिर वही चीज़ आ गई। आप देख रहे हो कि सिद्धांत हो, विशेषता हो या कार्य हो,
आप नियोजन, योजना प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में योजना और नियोजन जैसे शब्दों को तो अपनी डिक्शनरी में पॉइंट आउट करके नोट में लिख लो, क्योंकि आपको अपने हर एक आंसर में नियोजन और योजना का शब्द तो इंक्लूड कर ही देना है। कॉपी लिखने का तरीका अगर आप लोग अच्छे से सीख गए होते तो आप लोग को ये चीज़ बहुत पढ़ने में प्रॉब्लम ना होती, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, तो नियोजन के सिद्धांत में वही सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ उपलब्ध करो, सारे लोग को इन्वॉल्व करो, सबको सब एक काम के हिसाब से बांटो, समझाओ, सिखाओ, तो काफ़ी चीज़ें इर्द गिर्द इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है संतुलन का सिद्धांत। अब बैलेंस में जो चीज़ें होनी चाहिए, विभिन्न इकाइयों को संतुलन रखो, साथ ही साथ जो मानवीय चीज़ें हैं, जो भौतिक संसाधन हैं, उन सब में जो है एक संतुलन बैलेंस बना के रखो, किसको क्या काम है, किससे क्या चीज़ें होनी है, क्या होनी क्या नहीं होनी, सब फिक्स होना चाहिए। सहभागिता का सिद्धांत, जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं वो अपने मतलब निर्णय लें कि हम ये काम करेंगे, जागरूकता भी पैदा हो, कार्य भी कुशलता से हो। सहभागिता मतलब जो लोग इन्वॉल्व हैं, नाम लिखा के चले जाना ये ज़रूरी नहीं है, शेयरिंग है तो आप उसमें शेयर करो, अपने थॉट्स को बताओ, समझाओ, सिखाओ, तो ज़्यादा अच्छा होगा। समता का सिद्धांत है, इसका आशय ये है कि साथ में न्याय और उदारता का भी व्यवहार रखना चाहिए। जी हाँ, इक्वली होना चाहिए हर चीज़, सहयोग निरंतर बना रहे ताकि व्यवहार बच्चों में, या बच्चे हैं तो मनमुटाव ना हो, बड़े हैं तो कोई बात ना हो, और मनोबल ही सबका मेंटेन है ताकि उसी लगन और निष्ठा से काम हो। अगर ग्रुप में कोई थोड़ा सा इधर कानाफूसी हो जाए या कोई और चीज़ें हो जाए तो बच्चे थोड़ा सोचने लगते हैं, अरे यार ऐसा ऐसा हो गया, छोड़ो, हम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये बड़ों में भी होता है, ठीक है, बड़ों में थोड़ा कम होता है क्योंकि बड़े होते हैं वो। उसके बाद परिश्रम का सिद्धांत है, परिश्रमिक का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार दिए जाने वाले परिश्रमिक और भुगतान को पद क्या है, पद्धति है, न्याययुक्त और संतोषजनक। मतलब ये है कि जो आप जो जैसा परिश्रम कर रहा है, देखो हम लोग को सैलरी, हम लोग सभी को सैलरी अपने काम के हिसाब से मिलती है, कंपनी में काम करने वाले के हर एम्प्लॉय की सैलरी सेम नहीं होती, तो उसी तरीके से आपका संतोषजनक भी होना चाहिए और न्याययुक्त जरूर होना चाहिए। ठीक है, नहीं लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, अलग एक ही में बन जाएगी। अपवाद का सिद्धांत क्या है, प्रबंधक के सम्मुख वे सभी समस्या आनी चाहिए जो नीति संबंधित है, मतलब सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही है, लड़ाई झगड़े की नहीं, और भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास ज़रूर जानी चाहिए, ताकि वो छोटे मोटे निर्णय ले सकें, समय को नष्ट भी ना हो, और फिर उसके लिए आगे का काम करवाते रहें, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको उसके लिए कोई और सोल्यूशन ढूंढते रहें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर है सहकारिता एवं संघ शक्ति की भावना का सिद्धांत। ठीक है, 10 सिद्धांत मैंने आपको बताया, 2-3 आप याद रख लिए। सहकारिता का आशय ये होता है कि संगठन के प्रत्येक सदस्य के प्रयत्नों और शक्ति का उपक्रम लक्ष्यों की प्राप्ति में सम्मिलित रूप से उपयोग करना। मतलब यहाँ पर ये है कि एक ऐसा थॉट लेकर चलना कि जो पावर या एनर्जी का आप यूज़ करके लक्ष्य को बता रहे सिखा रहे वो उसमें निहित होना चाहिए। प्राथमिक उत्तरदायित्व ये है कि वे अपने अधीनस्थ का सहयोग और विश्वास प्राप्त करें, जिससे संघ शक्ति की भावना का विकास हो। तो संघ शक्ति का मतलब क्या है कि आप जब कोई काम किसी ग्रुप में करवा रहे हैं तो जिस यूनिटी के साथ आप उसको पहले दिन जोड़े वो यूनिटी आपको लास्ट दिन तक भी मिलनी चाहिए, क्योंकि संघ में बहुत पावर होती है। मुक्के में जितने आप एक उंगली से किसी को मारोगे तो नहीं गिरेगा, मुक्के से मारोगे तो उसको लग जाएगी। तो जो संघ की शक्ति की भावना का विश्वास है वो बना रहना चाहिए आपके जब तक उद्देश्य नहीं पूरे होते हैं। अगर उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर चीज़ें डगमगाएंगी और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को सारे पॉइंट्स क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जिसको प्रॉब्लम होगी। बेसिक सारे पॉइंट्स बताए और 3 मेजर पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, बड़ा टॉपिक है, वो है शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व। बताइए कि शैक्षिक प्रबंधन की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या महत्व है, इनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं कल करूँगी डिस्कस, आपको बताऊँगी। होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लास पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज ये क्लास हम करना चाहेंगे ओवर, और जो भी चीज़ें होंगी वो बताएंगे हम कल। आप सभी लोग जब भी देख रहे हैं जितना हो सके शेयर करिए, टाइम पे आने का प्रयास करिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।